अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है सेक्शन 26 के हवाले से ऑफ स्पेसिफिक लीव एक्ट। तो लास्ट टाइम हमने सेक्शन 25 डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी बेची है या लीज पे दी है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बेचने या लीज पे देने का वो शख्स मजाज नहीं था, यानी उसके पास टाइटल बिल्कुल नहीं था, नो टाइटल, या वो वॉलंटरी सेटलर था, तो उस सूरत में जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है या नहीं हो सकती। आज हम देखेंगे कि सेक्शन 26 में जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो किसी कॉन्ट्रैक्ट की हो सके, लेकिन वेरिएशन के साथ हो सके। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी प्रॉपर्टी के हवाले से। बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, अब ए इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए गया कोर्ट के पास। कहाँ पे गया? कोर्ट के पास। अब कोर्ट के पास जब ए गया तो जाहिर है बी को भी नोटिस हुए। बी ने आके कहा कि जिस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है, उस तरह हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इंटेंशन थी वो कुछ डिफरेंट थी। मिसाल के तौर पे इनके दरमियान जो इस प्रॉपर्टी की सेल परचेज हुई थी वो हुई थी 50 लाख की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ इनके दरमियान उसमें गलती से लिख दिया 500 लाख, जस्ट एग्जांपल। अच्छा, अब यहाँ पे बी कहता है कि हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो 50 लाख का हुआ था, हमारी जो इंटेंशन थी वो 50 लाख की थी, लेकिन गलती से कॉन्ट्रैक्ट में 500 लाख लिख दिया। इसका मतलब मैं अगर बी कहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसी वक्त करूंगा जब जो हमारी रियल इंटेंशन थी उसको लिखा जाए कॉन्ट्रैक्ट में, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है 500 लाख, उसमें कुछ वेरिएशन करके जो रियलिटी में हमारे दरमियान तय हुआ था वही अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए तो उस सूरत में तो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करता हूँ। यानी जहाँ पे डिफेंडेंट कहे कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में ये वेरिएशन की जाए और वो उसके एविडेंस भी दे के वाकई में ये वेरिएशन बनती है, हमारी रियल इंटेंशन ये थी लेकिन गलती से ये लिख गई, और उस वेरिएशन के साथ अगर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेना चाहे तो वो हम आज बेसिकली सेक्शन 26 में पढ़ेंगे कि कहाँ पे ये बंदा वेरिएशन क्लेम करके, और यानी कहाँ पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो होगी उन कॉन्ट्रैक्ट्स की, लेकिन विद वेरिएशन होगी, और वेरिएशन क्लेम कौन कर रहा है? डिफेंडेंट। इसको हम इलस्ट्रेशन से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये कंसेप्ट। सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक लीफ एक्ट, नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, यानी नॉन इन्फोर्समेंट होगी इस कॉन्ट्रैक्ट की अगर 500 लाख लिखा हुआ है, एक्सेप्ट विद वेरिएशन, सिवाय वेरिएशन के। अगर इसमें वेरिएशन हो जाती है 50 लाख की तो फिर तो इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी, नहीं तो अगर वेरिएशन नहीं होती तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। यही बात है, नॉन इन्फोर्समेंट नहीं होगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, एक्सेप्ट विद वेरिएशन। हाँ, अगर वेरिएशन हो गई तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। वेयर अ प्लेंटिफ सीक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग यानी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उनके दरमियान, और इन राइटिंग होना चाहिए। वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें उसको किसी इवेंट के साथ खास नहीं किया गया हो, बल्कि वो कंप्लीट हो चुका वो कॉन्ट्रैक्ट। टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ वेरिएशन, उस कॉन्ट्रैक्ट में डिफेंडेंट कुछ वेरिएशन सेटअप करता है। डिफेंडेंट कहता है कि हमारी जो इंटेंशन थी वो ये नहीं थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है, बल्कि हमारी इंटेंशन तो इस कॉन्ट्रैक्ट को करने की ये थी। वो कुछ वेरिएशन सेटअप करता है, कहता है अगर ये वेरिएशन होती है तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करता हूँ, अदरवाइज नहीं करता। और बाद में अगर वो उन वेरिएशन को प्रूफ कर देता है फिर उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोट कराएगी, लेकिन विद वेरिएशन कराएगी। The plaintiff cannot obtain the performance out except with the variation. Plaintiff स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता 500 लाख वाले कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्ट विद वेरिएशन, अगर उसमें एक्सेप्शन में एक्सेप्ट विद वेरिएशन का मतलब यानी अगर उसमें वेरिएशन ना कर दी जाए, तो अगर वेरिएशन हो गई तो फिर इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकती है।
विद वेरिएशन सो सेटअप इन द फॉलोइंग केसेस, नीचे उसने सिचुएशन बताई है कि किन किन केसेस में वेरिएशन हो सकती है, किन किन केसेस में स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद वेरिएशन हो सकती है। वेयर बाय फ्रॉड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा, इसीलिए इसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज में उसने डिफाइन नहीं की है चीज़ें, फ्रॉड क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, या मिसरिप्रेजेंटेशन अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह क्या होता है, क्योंकि उसने एक ही प्रोविजन ऐड कर दी थी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन दी गई है वो एज इट इज इस एक्ट में भी लागू होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड की डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे एक पार्टी डिसऑनेस्टली मेलाफाइड इंटेंशन के साथ दूसरी पार्टी के साथ कोई रॉन्ग कमिट करे। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस इज साउट इज इन टर्म्स different from that which the defendant suppose is to be when he entered into a contract, यानी जहां पे जो पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रही है उसने किसी फ्रॉड के तहत कोई ऐसी चीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करा दी जिसका भी दूसरी पार्टी जो थी डिफेंडेंट पार्टी थी वो उसको बीवीआर नहीं थी, या वो कॉन्ट्रैक्ट को विच द डिफेंडेंट सपोज्ड इट, या वो जो टर्म्स उसने इंटर कराई उसको वो उस तरह सपोज नहीं करती थी जिस तरह उसने इंटर कराई। जिस तरह अब इधर हो सकता है कि इधर ए ने फ्रॉड के तहत ये 500 लिखवाया हो या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के तहत ये 500 लिख गया हो, अगर बाद में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करता है इस 500 के बदले में, तो और ये कहेगा कि नहीं ये तो इसने फ्रॉड के जरिए या हमसे मिस्टेक हो गई थी, हमने मिस्टेक से ये फैक्ट यहाँ पे लिख दिया, असल में हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख का हुआ था। तो यहाँ पे ये वेरिएशन सेटअप करता है और अपनी वेरिएशन को ये प्रूव करता है, यानी प्रूव कर देता है कि वाकई में इसने ये बाय फ्रॉड लिखवाया था या हमसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई थी उस वक्त, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस होगी वो विद वेरिएशन होगी। अच्छा, अब हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं ताकि क्लियर हो और आपको ब्रॉड एक व्यू मिले। A, B and C sign a writing by which they purport to contract each to enter into a bond to D for Rs 1000. A, B, C किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होते हैं कि वो बॉन्ड कितना देंगे, बॉन्ड टू D, D को बॉन्ड देंगे 1000 का, और ईच यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके दरमियान के ए बी और सी डी को 1000 का बॉन्ड देंगे ईच, यानी ए भी 1000 का बॉन्ड देगा, बी भी 1000 का बॉन्ड देगा, सी भी 1000 का बॉन्ड देगा इन अ सूट बाय डी, और बाद में अगर वो बॉन्ड नहीं देते तो सी डिजायर डी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेगा इन अ सूट बाय डी टू मेक ए बी एंड सी सेपरेटली लायबल ईच टू एक्सटेंट ऑफ Rs 1000 दे प्रूव डेट। डी सूट फाइल करता है कि ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहे, ये भी मुझे 1000 रुपए का बॉन्ड दे, ये भी मुझे 1000 रुपए का बॉन्ड दे, और ये भी मुझे 1000 रुपए का बॉन्ड दे। लेकिन जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट कौन है यहाँ पे, ये तीन ए बी और सी, ये प्रूव कर देते हैं कि जो ईच कवर्ड लिखा है ये हमसे गलती से लिखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट में ईच कवर्ड गलती से लिखा गया है, असल में जो हमारी इंटेंशन थी वो ये थी कि हम तीनों ने मिल के एक ही बॉन्ड देना है 1000 का। तो उस सूरत में जो कॉन्ट्रैक्ट की वेरिएशन होगी वो यानी इस तरह होगी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस होगी वो इस वेरिएशन के साथ होगी कि तीनों मिलके एक बॉन्ड देंगे 1000 का, यानी यहाँ पे उनसे कोई मिस्टेक हो गई थी कॉन्ट्रैक्ट लिखते वक्त, ईच मिस्टेकनली लिख दिया, रियल इंटेंशन ये थी कि तीनों इकट्ठे मिलकर देंगे, कलेक्टिवली एक बॉन्ड 1000 का देंगे। तो इस सूरत में जो डी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट की मिलेगी वो विद वेरिएशन मिलेगी, और विद वेरिएशन यानी उसे टोटल 1000 रुपए मिलेंगे बजाय 3000 के, या टोटल उसे 1000 रुपए का बॉन्ड मिलेगा बजाय सेपरेटली 1000 के 3 बॉन्ड मिलने के। तो ये है, यानी डिफेंडेंट अगर वेरिएशन आउट कर रहा है तो उसको अपनी वेरिएशन प्रूव करना होगी विद एविडेंस के वाकई में हमारी रियल इंटेंशन कुछ और थी, लेकिन या फ्रॉड से या मिस्टेक ऑफ फैक्ट से इसमें लिख दी गई। अच्छा, क्लॉज बी की तरफ आए, वेयर बाय फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और सरप्राइज, ऊपर क्या है फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ पे एक सरप्राइज का एलिमेंट इसने ऐड कर दिया। सरप्राइज एक टर्म है, यानी सडनली कोई चीज हो जाए या सडन कोई इवेंट हो जाए। सरप्राइज द डिफेंडेंट इंटर्ड द कॉन्ट्रैक्ट
अंडर अ रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन एज टू इट्स इफेक्ट एज बिटवीन हिमसेल्फ एंड द प्लेंटिफ, जहाँ पे फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या किसी सरप्राइज से डिफेंडेंट इंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में अंडर अ रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन। मिसएप्रीहेंशन ना सिर्फ रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन। या आपको मिसाल में देता हूँ इसकी, यानी रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन का मतलब है वो रीजनेबल हो, वो एक साउंड माइंड को लगे कि वाकई में यहाँ पे कोई मिसएप्रीहेंशन हुई है, या जो नॉर्मल प्रूडेंस है उसको भी एक ये वहां से उस चीज को देखने से ख्याल आए कि वाकई में एक नॉर्मल बंदा, नॉर्मल प्रूडेंस वाला शख्स इस तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वाकई में यहाँ पे कोई उससे मिसएप्रीहेंशन हुई है। मिसाल के तौर पे ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी गाड़ी के हवाले से, कोरोला कोई है, कोरोला GLI फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें। GLI कौन सा मॉडल? 2022 मॉडल। उसके बदले में ए यानी बी को ये चीज देगा और उसके बदले में बी ए को क्या देगा? बी ए को देगा मेहरान कंसीडर कर लें, या मेहरान बल्कि कुछ ज्यादा छोटी हो जाएगी, यहाँ पे कल्टस हम रख लेते हैं। कल्टस कौन सा? 2010 मॉडल मिसाल के तौर पे। इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को ये गाड़ी देगा और बी ए को ये गाड़ी देगा। अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिसएप्रीहेंशन ये होती है कि मिसाल के तौर पे इस गाड़ी की कीमत उस वक्त 2022 मॉडल करोला GLI की कीमत है 25 लाख रुपए, एज्यूम कर रहे हैं हम, रियल में कुछ भी हो सकती है, 25 लाख, और इस गाड़ी की कीमत है मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए। हाँ, अब यहाँ पे एक नॉर्मल प्रूडेंस का बंदा सोचता है कि एक बंदा गाड़ी दे रहा है 25 लाख की और वो रिटर्न बैक में कौन सी गाड़ी ले रहा है? 10 लाख की। यानी यहाँ पे कोई वाकई में रीजनेबल मिस एप्रीहेंशन हुई है। हो सकता है कि यहाँ पे कोरोला GLI 2022 मॉडल की बजाय कोरोला GLI 2002 मॉडल हो या 2012 मॉडल हो, गलती से 2022 इंटर हुआ हो, यानी एक रीजनेबल मिस एप्रीहेंशन है। यहाँ पे एक नॉर्मल प्रूडेंस का बंदा भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता जिसमें उसे 15 लाख का लॉस हो रहा हो। ये रीजनेबल मिस एप्रीहेंशन की एग्जांपल है। अब हम बुक की एग्जांपल देखते हैं जहाँ से हमें समझ आएगी एक ब्रॉड उसमें। बी जो एग्जांपल है, ए सूज बी टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू बाय अ ड्वेलिंग हाउस। ए और बी क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ए सूज बी, में इसको रेज करके आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये जस्ट हमने रीजनेबल मिसएप्रीहेंशन को समझने के लिए कि नॉर्मली रीजनेबिलिटी या साउंड माइंड बंदा उसे ये कहे कि वाकई में यहाँ पे एक नॉर्मल जो नॉर्मल प्रूडेंट माइंड बंदा है वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वाकई में यहाँ पे कोई मिसएप्रीहेंशन हुई है। ए सूज बी टू कंपेल, ए ने सूट फाइल किया बी के खिलाफ टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू बाय अ डिवेलिंग हाउस बी। ए और बी के दरमियान कोई हाउस के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए जिसमें घर बेच रहा था, बी खरीद रहा था। ये कोई घर है, बाद में बी डिनाई करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने से, ए इसके खिलाफ सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। ए सूज बी टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग टू बाय ड्वेलिंग हाउस। बी प्रूव्स दैट द he assumed that the contract included an adjoining yard। बी बाद में ये बात प्रूव कर देता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसमें साथ में एक एडजॉइनिंग यार्ड भी था, सिर्फ ये घर ही नहीं था एक ड्वेलिंग हाउस, साथ में एक एडजॉइनिंग यार्ड भी था। तो बी अगर ये बात प्रूव कर देता है एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज सो फ्रेम्ड एज टू लीव इट डाउटफुल वेदर द यार्ड वाज सो इंक्लूडेड और नॉट। यहाँ पे अब बी की जो एक कंटेंशन आई है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सिर्फ इस घर का नहीं हुआ था, इसका हुआ था। अगर कोर्ट मुझे साथ में यार्ड भी दिलवाती है जो हमारी रियल इंटेंशन थी, तो फिर तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करता हूँ, नहीं तो सिर्फ घर की हद तक बी तैयार नहीं है अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए।
अब यहाँ पे बी की जो कंटेंशन है के साथ में क्या था, डाउट क्रिएट कर देती है उस सिचुएशन में, उस कॉन्ट्रैक्ट में, कि आया कि वाकई में हो सकता है इनके दरमियान कोई इस तरह की ओरली कोई बात हुई हो, या इनके दरमियान जो रियल इंटेंशन थी वो यही थी कि घर भी होगा और साथ में यार्ड भी होगा। तो अब एक डाउट क्रिएट हो गया, तो इस डाउट की वजह से कोर्ट ए को यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में एक डाउट क्रिएट हो गया। So friend has to leave it doubtful whether the yard was so included or not. The court will refuse to enforce the contract except with the variation set up by B. अब यहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ए को उसी सूरत में देगी जब एक बी की वेरिएशन को एक्सेप्ट किया जाए और बी ने जो वेरिएशन सेटअप किए हैं कि घर भी दिया जाए, साथ में यार्ड का भी कॉन्ट्रैक्ट था वो भी दिया जाए, तो फिर तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज ए होल इस कॉन्ट्रैक्ट की ए को मिल सकती है, लेकिन सिर्फ घर की हद तक ए को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकती, क्योंकि उनकी रियल इंटेंशन वहाँ पे रियल इंटेंशन थी या नहीं थी, लेकिन एक डाउट क्रिएट हो गया। बी ने अपनी वेरिएशन प्रूव कर दी कि यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो विद यार्ड, हाउस प्लस यार्ड दोनों चीजों का हुआ था। अच्छा, अब यानी रीजनेबल मिसएप्रिहेंशन वाली मिसाल में आपको समझाइए, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकती है या फ्रॉड की वजह से जो उसने यार्ड को एक्सक्लूड करा दिया हो। क्लॉज सी को हम देखते हैं। Where the defendant, knowing the terms of the contract and understanding its effect, has entered into it relying upon some misrepresentation by fraud. अब वहां पे क्या हुआ था कि उसने टर्म को समझा नहीं था, वहां पे उससे रीजनेबल मिसएप्रिहेंशन हो गई थी जो कि रीजनेबल थी। यहाँ पे वो टर्म्स को समझ भी रहा है और उसके इफेक्ट को भी समझ रहा है, knowing the terms of the contract and understanding its effect, but होता क्या है, has entered into a contract into it relying upon some misrepresentation, या लेकिन वहां पे कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन है। अब मिसरिप्रेजेंटेशन वही फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है, यानी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में बेसिकली फर्क ये है कि फ्रॉड में डिसऑनेस्टली तौर पे कोई बंदा दूसरे को कोई गलत बात कर रहा होता है या उसके साथ कोई रॉन्ग कमिट कर रहा होता है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में हो सकता है कि वो खुद भी इनोसेंट हो, उसको भी रियलिटी का पता ना हो। यानी ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी घर के हवाले से। अब फ्रॉड में तो ये है कि ए ने डिसऑनेस्टली तौर पे इस घर के साथ, हमने यार्ड वाली एग्जांपल ली थी, यार्ड को ऐड ना करवाया हो, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन भी है कि ए इनोसेंट था लेकिन फिर भी उससे कोई मिसरिप्रेजेंट हो गया और वो बी से ये कहे बेटा कि ये यार्ड भी मेरा है और ये यार्ड भी आपके साथ होगा, क्योंकि उसे पता नहीं था ये यार्ड भी मेरा है। बाद में उसे पता चलता है कि यार्ड तो मेरा नहीं है। अब ए से जो यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है वो बेसिकली इनोसेंटली हुई है, लेकिन बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तो इसी शर्त पे किया था ना कि यार्ड भी इसमें मुझे मिलेगा। अब बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ए जाता है तो बी कहता है कि इसमें वेरिएशन होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो यार्ड और घर का हुआ था। अब सिर्फ मुझे घर ये कह रहा है, यार्ड कह रहा है कि वो तो मेरा था ही नहीं, मुझे गलती से आपसे कह दिया था कि मेरा यार्ड है। मिसरिप्रेजेंटेशन कर दी, इनोसेंट था बेसिकली ए ने भी कोई नोविंगली उसके साथ रॉन्ग कमिट करना नहीं चाहा, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई उसके साथ। तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो मिलेगी वो भी वेरिएशन के साथ मिलेगी। ये बुक वाली एग्जांपल हम देखते हैं। क्लॉज सी, ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग टू लेट टू बी अ ऑफ, एक बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑफ देने का, ये बंदरगाह को या कोई ऐसा पॉइंट जहां से लोडिंग या अनलोडिंग होती हो, टुगेदर विद अ स्ट्रिप ऑफ एज लैंड डिलिनिएटेड इन अ मैप। इसके साथ साथ एक स्ट्रिप भी है, इसको हम स्ट्रिप भी कंसीडर कर लेते हैं। टुगेदर विद अ स्ट्रिप ऑफ एज लैंड डिलिनिएटेड इन अ मैप, मैप में जो डिलिनेट की गई है। बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट बी प्रपोज्ड ओरली डेट, ए और बी, ए बी को लीज पे दे रहा है कोई पोर्ट, साथ में क्या कहता है उसको, टुगेदर विद अ स्ट्रिप ऑफ एज लैंड डिलिनेटेड, उसके साथ कोई एक स्ट्रिप भी है जो मैप में बकायदा डिलिनिएट कर दी गई है। बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले बी प्रपोज्ड ओरली डेट, ही शुड बी एट लिबर्टी टू सब्स्टिट्यूट फॉर द स्ट्रिप
mentioned in the contract another strip of A's land of the same dimensions, and to this A expressly assented. अब बी जब कॉन्ट्रैक्टिंग के दरमियान होने लगता है तो ओरली कहता है कि मेरे पास ऑप्शन होगा, मैं आपकी ये वाली स्ट्रिप लूं या यहाँ पे जो आपकी एक और स्ट्रिप है वो वाली स्ट्रिप लूं, इस पोर्ट के इस बंदरगाह के साथ में टुगेदर. Liberty to substitute the strip mentioned in the contract together the strip as land of the same dimension, जो same dimensions की है उसके, and to this A expressly assented, और A यहाँ पे assent भी दे देता है कि ठीक है आपके पास चॉइस है कि आप कल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी बजाय ये ले सकते हैं जो कि सेम डायमेंशन की है. B then signed the written contract, B इसी शर्त पे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है. A कैन नॉट ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट विद द वेरिएशन सेट अप बाय ए. अब उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हुआ था उधर तो ये हुआ था कि एक पोर्ट है और उसके साथ एक स्ट्रिप है, लेकिन जो ओरली बाद में बी ने कहा था, ओरली उसने ये कहा था कि मेरे पास सब्स्टिट्यूशन का राइट है कि मैं हो सकता है बाद में ये वाली स्ट्रिप छोड़ के इसको चूज करूं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन वाली बात जो ओरली हुई थी ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी गई. बाद में अगर ए इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है जो राइटिंग में था, तो बी वहां पे जाके वेरिएशन सेटअप करेगा कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन वाली बात कॉन्ट्रैक्ट में इंटर की जाती है तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारे दरमियान ओरली ये बात हो गई थी और ओरली कॉन्ट्रैक्ट हमारे दरमियान हो गया था. अब यहाँ पे क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन या गलती हुई है, ए ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि उसने ये वाली स्ट्रिप नहीं लिखाई, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया उनसे वहां पे कोई, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसी सूरत में होगी जब वो वेरिएशन वहां पे कर दी जाए, कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन की क्या की जाए कि बी को राइट दे दिया जाए कि वो सब्स्टिट्यूट बाद में कर सकता है इस स्ट्रिप को. यानी जो उनके दरमियान राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें सिर्फ यह था कि एक पोर्ट होगी और साथ में एक क्या होगा, स्ट्रिप होगी. लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो ओरली ए और बी के दरमियान ये तय पा गया था कि उस स्ट्रिप को बाद में बी सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है किसी और स्ट्रिप से ऑफ द सेम डायमेंशन, लेकिन ये बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी गई थी. अब जाहिर है ए जब स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट कराने गया तो वो तो राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट ही कराने गया ना, लेकिन वहां पे बी ने वेरिएशन सेटअप कर दी कि हमारे दरमियान एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था जिसमें हमने ये बात की थी कि बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. तो कोर्ट अब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ए को देगी वो विद वेरिएशंस ऑफ बी देगी, क्योंकि वेरिएशन बी ने अगर अपनी प्रूव कर दी तो. अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्लॉज की तरफ आते हैं, क्लॉज डी या और अपॉन सम स्टिपुलेशन ऑन द प्लेंटिफ पार्ट, क्लॉज सी कंप्लीट कर लेते हैं. और अपॉन सम स्टिपुलेशन ऑन द प्लेंटिफ पार्ट, प्लेंटिफ के पार्ट से कुछ स्टिपुलेशन हुई है which adds to the contract but which he refuses to fulfill. यानी ये कॉन्ट्रैक्ट में जो उनके दरमियान ओवरऑल पूरा कॉन्ट्रैक्ट है तो ये चीजें ऐड हो गई थी, लेकिन बाद में उनको फुलफिल करने से रिफ्यूज कर रहा है, तो उस सूरत में अपनी ये वेरिएशन भी यहाँ पे प्रूव कर देता है कि हमारा ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट तो ये था जिसमें मेरे पास सब्स्टिट्यूशन का राइट था, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इधर ए को जो मिलेगी विद वेरिएशन मिलेगी. अच्छा, क्लॉज डी where the object of the parties was to produce a certain legal result which the contract as framed is not calculated to produce. अब दो पार्टीज कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी किसी एक खास पर्पज के लिए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उस रिजल्ट वो उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ जो वो खास पर्पज जिस रिजल्ट को वो मतलब गेन करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे. जिस तरह मैं आपको मिसाल लेता हूँ, ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी प्रॉपर्टी के हवाले से. अब ए बेसिकली ये प्रॉपर्टी दे रहा था बी को लीज पे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में गलती से ये लिख दिया कि ए ने प्रॉपर्टी बी को सेल कर रहा है. तो इस सूरत में जो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे थे वो तो चाह रहे थे ए प्रॉपर्टी दे रहा है बी को लीज पे, लेकिन जो वहां पे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, वो ये हो गई कि उसका लीगल रिजल्ट उस वक्त तो लीज का था लेकिन गलती से सेल का हो गया. तो उस सूरत में भी बी अगर वेरिएशन प्रूव कर देता है या ए इधर वेरिएशन प्रूव कर देता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लीज का था, सेल का नहीं था, यहाँ पे हमारा लीगल रिजल्ट जो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो हमारी इंटेंशन थी वो लीगल रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करने की थी, वो ये प्रोड्यूस करने की थी कि मैं अपना घर बी को लीज पे दे रहा हूँ या गलती से सेल नहीं किया,
तो ओरिजिनल जो हमारी इंटेंशन थी वो उस घर को लीज पे देने थी, उस प्रॉपर्टी को लीज पे देने की थी। तो इस सूरत में ए की वेरिएशन अगर ए अपनी वेरिएशन एविडेंस के तहत साबित कर देता है तो फिर बी को जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी वो विद वेरिएशन मिलेगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं क्लॉज डी में। A and B enter into negotiation for the purpose of securing land for B for his life. A और B के दरमियान किसी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो A B को दिया है फॉर हिज लाइफ, सेल नहीं कर रहा, टेनेंट फॉर लाइफ है, जिस तरह हमने लास्ट किसी सेक्शन में डिस्कस किया था। इसी तरह इसको लीज पे दे रहा है या टेनेंट फॉर लाइफ कंसीडर कर ले B को। लेकिन गलती से क्या होता है, they execute a contract the terms of which are found to confer an absolute ownership on B। अब इंटेंशन ए की क्या थी, इसको ये कर देने की टेनेंट फॉर लाइफ की, नॉट द ओनरशिप, यानी ये इसको लीज पे दे रहा था इसकी लाइफ के लिए, लेकिन ये इसको सेल नहीं कर रहा था कि जो ओनरशिप बी के पास चली जाए। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स लिख दी गई वो ये थी कि इस तरह की थी कि बी इस घर का, बी को इस घर की ओनरशिप मिल गई। तो लीगल रिजल्ट जो वो क्रिएट करना चाह रहे थे टेनेंट फॉर लाइफ का, उसकी बजाय लीगल रिजल्ट जो क्रिएट हुआ वो ओनरशिप का हुआ। तो उस सूरत में ए अगर वेरिएशन को प्रूव कर देता है तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी वो विद वेरिएशन होगी, विदाउट वेरिएशन नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम क्लॉज डी की तरफ आते हैं, ई की तरफ। वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड टू वेरी इट, यानी कि मिसाल के तौर पे ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, जिस तरह हमने वो 50 लाख वाली एग्जांपल ले ली थी वो ही ले लेते हैं। 50 लाख गलती से यहाँ पे मिसाल के तौर पे 5 लाख लिख दिया। 50 लाख इसकी इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये प्रॉपर्टी 50 लाख की, ए ने बी को ये बेचना चाहिए, बी ने कहा मैं खरीदता हूँ, गलती से 5 लाख लिख दिया। लेकिन उन्होंने गलती का पता चल दिया, उन्होंने बाद में एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वेरिएशन के साथ। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, 5 को रिप्लेस करके नए कॉन्ट्रैक्ट में 50 ही लिख दिया जो उनकी रियल इंटेंशन थी। तो यानी अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे इंटैक्ट तो था, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट तो था, लेकिन उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया विद वेरिएशन, जिसमें उनसे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो गलती हो गई थी उसको कवर अप करने के लिए। अब कल को इनमें से बी चला जाता है कोर्ट में कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो 5 लाख का था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5 लाख का था, बेसिकली वो गलती से हुआ था, लेकिन बी कोर्ट के पास चला जाता है। तो कोर्ट में अब ए वहां पे जाके ये वेरिएशन सेटअप प्रूव कर देता है, सेटअप कर देता है कि हमने उस कॉन्ट्रैक्ट की बाद में करेक्शन या उसकी वेरिएशन जो हमसे हुई थी, जो गलती हुई थी उसको हमने वेरिएशन को, उस गलती को हमने सही करने के लिए वेरिएशन कर दी और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। ए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ये बात साबित कर देता है कि उसकी वेरिएशन को हमने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट में सेटअप कर लिया, सही कर लिया, और इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में प्रूव कर देता है, और ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट ये जरूरी है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको वैलिड प्रूव कर देता है। तो अब जो बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगी वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मिलेगी, ये बात वो कह रहा है। अब हम देखते हैं, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक हो गई, उस मिस्टेक को कवर अप करने के लिए एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहाँ पे उस मिस्टेक को खत्म कर दिया गया, सही लिख दिया गया। तो बाद में अब पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें जो मिस्टेक हुई थी जिसमें, उसको एक पार्टी कोर्ट में लेके चली जाती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस कराएं। दूसरी पार्टी न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेके आ जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो हमसे गलती से लिख दिया गया था, उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, हमने उसको सही करने के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट अब साइन कर लिया है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो पार्टी प्रूव कर देती है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होगी वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगी, विद वेरिएशन होगी। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग टू लेट अ हाउस टू बी फॉर अ सर्टेन टर्म। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ किसी हाउस का, ए ये हाउस दे रहा है लीज पे बी को फॉर अ सर्टेन टर्म, कुछ खास मुद्दत के लिए। पुटिंग इट फर्स्ट इनटू टेनेंट एबल रिपेयर, लेकिन फर्स्ट इनके दरमियान शर्त क्या तय पाती है कि ए इस घर की जो मुरम्मत है, छोटे मोटे उसमें मुरम्मत होनी है, उसको कवर अप करा के फिर देगा बी को, यानी ए लाजमी उसकी रिपेयर करा के फिर बी को वो देगा घर लीज पे या टेनेंट किराए पे।
द हाउस टर्न्स आउट टू बी नॉट वर्थ रिपेयरिंग, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस घर की हालत इतना खस्ता है कि इसकी रिपेयरिंग हो ही नहीं सकती। सो विद बीज कंसेंट, बी की इजाजत से क्या करते हैं, ए पुल्स इट डाउन एंड इरेक्ट्स अ न्यू हाउस इन इट्स प्लेस, ए उस घर को गिरा देता है और एक नया घर वहां पे तामीर कर देता है। जाहिर है अब नया घर बनाए तो अब क्या होगा, बी कॉन्ट्रैक्टिंग ओरली टू पे रेंट एट RS 120 पर मंथ। पहले उनका दरमियान जो पुराना वाला घर था उस घर का रेंट कितना फिक्स हुआ था, 100 रुपए, लेकिन उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती थी। बी ए ने वो घर ही गिरा के नया कॉन्ट्रैक्ट नया घर बना लिया विद द कंसेंट ऑफ बी। अब बी ने कहा कि ठीक है अब आपका घर नया है, तो पहले पुराना था उसका अगर 100 रुपये किराया था तो मैं अब आपको 120 रुपये किराया दिया करूंगा, ओरली कहा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके दरमियान वो तो पुराने घर के हिसाब से हुआ था ना, उसमें तो 100 रुपये लिखा हुआ था। अब कल को बी जाता है कोर्ट में कि ए मुझसे जो किराया ले वो 100 रुपये ही ले, क्योंकि हमारे दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 100 रुपये का हुआ था। तो वहां पे ए वेरिएशन सेटअप करेगा कि नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में हमने वेरी कर दिया गया था। उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने वेरी किस तरह किया था कि जब मैंने नया घर बना लिया था तो बी ने मुझसे खुद ने ओरली हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो मुझे 120 रुपये देगा, यानी पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को हमने अब वेरी कर लिया था एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो अब जाहिर है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी वो विद वेरिएशन होगी, किस तरह होगी, 120 की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। बी ए को जो रेंट दिया करेगा वो 120 रुपये दिया करेगा। The house turns out to be not worth repairing, so B is concerned. A pulls it down and erects a new house in its place. B contracting orally to pay rent RS 120 per month. यानी बी बाद में उसमें ओरली कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको 120 रुपये दिया करूंगा। अब यानी जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें वेरिएशन इन्होंने उसको वेरी करके एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओरल कॉन्ट्रैक्ट अब इसमें इनका तय हो गया। बी देन सूज टू इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, जो पहले जो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट था 100 रुपये वाला, बी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाता है। ही कैन नॉट इन्फोर्स इट, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स नहीं कर सकता एक्सेप्ट विद द वेरिएशन मेड बाय द सब्सिक्वेंट ओरल कॉन्ट्रैक्ट, जब तक इन वेरिएशन को एक्सेप्ट ना कर ले, यानी जब तक वो ये ना मान ले कि मैं 120 रुपये ही किराया दिया करूंगा। यानी जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें जो वेरिएशन उन्होंने सेटअप की थी पुराने कॉन्ट्रैक्ट में को वेरी करने के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्होंने नई चीजें इंटर की थी जो उनके दरमियान ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको मानना पड़ेगा बी को, फिर ही उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिल सकती है। तो ये सेक्शन 26 से हमारा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम सेक्शन 27 डिस्कस करेंगे। हाँ ये कुछ चीजें रहेगी। रिलेशन विथ रेक्टिफिकेशन, रीजनेबल मिस एप्रीहेंशन का तो मैंने आपको बता दिया कि एक नॉर्मल प्रूडेंस को बंदे को लगे कि वाकई में मिस एप्रीहेंशन हुई है। इलस्ट्रेशंस को हमने डिटेल में गो थ्रू किया है। रिलेशन विद रेक्टिफिकेशन, अब आपको एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि हमने जिस तरह लेक्चर नंबर 2 था आई थिंक जिसमें हमने मोड्स ऑफ स्पेसिफिक लीफ पढ़े थे, तो वहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। रेक्टिफिकेशन का हमने क्या कहा था कि वहां पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती हो जाए तो उसकी तस्हीह हमने किस तरह करनी है। आज भी हमने वो विद वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, यानी यहाँ पर डिफेंडेंट कुछ वेरिएशन सेटअप कर दे तो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद वेरिएशन होगी। तो रेक्टिफिकेशन में और फिर इस वेरिएशन वाले सेक्शन में क्या फर्क हुआ, रेक्टिफिकेशन का सेक्शन 31 है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो इनका मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो वेरिएशन सेटअप कर रहा है वो सिर्फ डिफेंडेंट कर रहा है। प्लेंटिफ पार्टी सूट लेके गई, डिफेंडेंट कुछ वेरिएशन लेके आ गया, तो अब जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी अगर डिफेंडेंट ने वेरिएशन प्रूव कर दिया तो वो विद वेरिएशन होगी। लेकिन जो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वहां पे कोई भी पार्टी सूट फाइल कर सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रेक्टिफाई कराने के लिए, उसकी करेक्शन कराने के लिए। मेन डिफरेंस इनके दरमियान यही है, बाकी भी कुछ डिफरेंस है जो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ डिफेंडेंट के पास वेरिएशन सेटअप करने के इख्तियार है, वहां पे दोनों पार्टीज किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रेक्टिफिकेशन उसकी तस्हीह करा सकती है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।